हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सरिता खंडेलवाल फ्रॉम जीडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी कि क्या होती है, उसकी डेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट इक्वेशन की जो इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होती है, डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होती है, यूनिट क्या होती है, ये सब बात की थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और इसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं, काफ़ी वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हैं और काफ़ी अलग अलग मीडियम्स में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देखी गई है। जैसे गैसियस मीडियम में भी देखी गई है, सॉल्वेंट सिस्टम में भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देखी गई हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स को ही डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के वैरायटी ऑफ एग्जांपल। सबसे पहले हम देखते हैं गैसियस रिएक्शन। गैसेस अगर रिएक्शंस हो रही हैं और उनमें जो काइनेटिक्स फॉलो हो रही हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, तो उनमें हम कंसंट्रेशन टर्म ना लेके प्रेशर टर्म लेते हैं, क्योंकि जो गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके दाब से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि सांद्रता से। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आई कि अगर गैसेस रिएक्शन है तो हम कंसंट्रेशन जो टर्म ले रहे थे द्रव अवस्था में होने वाली अभिक्रियाओं में, उसके स्थान पे हम क्या लेंगे, दाब। गैसियस अवस्था में होने वाले एग्जाम्पल्स में हैं जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन है, जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, एसीटोन, एजो एथेन, प्रोपियोनिक एल्डिहाइड, एजो आइसोप्रोपेन, पैराएल्डिहाइड आदि का डिकम्पोजिशन। तो आप देखेंगे कि गैसेस में होने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में फर्स्ट और काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स है जिनमें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो रही है। फॉर एग्जांपल एजो आइसोप्रोपेन का थर्मल डिकम्पोजिशन। आप ये देख रहे हैं कि एजो आइसोप्रोपेन जो गैस अवस्था में है उसका थर्मल डिकम्पोजिशन पे होने पर हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन गैस मिल रही है और हेक्सेन मिल रही है। तो आपने ये देखा कि ये जो रिएक्शन है उसके पीछे जो काइनेटिक्स होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स लगती है। अब हम देखेंगे कि गैसेस रिएक्शंस में अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है तो जो रेट कांस्टेंट है उसे प्रेशर के टर्म्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई इक्वेशन समझ में आ गई कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है एजो आइसोप्रोपेन का। अगर T इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तब इसका हम प्रेशर लेते हैं P0। ठीक है। और अगर किसी समय T पर अभिक्रिया का मिश्रण का कुल दाब P है, ये चीज़ मान लेते हैं कि मान लो अभिक्रिया जब स्टार्ट हुई नहीं है तब तो हमारे पास क्या है, सिर्फ रिएक्टेंट है और उसका प्रेशर है P0 या P0। अब रिएक्शन हो गई तो किसी टी समय पर जो कुल 3 गैसेस प्रेजेंट होएगी, इनका जो कुल प्रेशर होगा वो लेते हैं हम P। तो किसी समय T पर कौन सी 3 गैसें हैं, एजो आइसोप्रोपेन, नाइट्रोजन और हेक्सेन। इन तीनों गैसों का मिलाकर जो प्रेशर है वो है P। अब मान लीजिए समय T पर एजो आइसोप्रोपेन, नाइट्रोजन और हेक्सेन के आंशिक दाब क्या हैं, PA, PN2 और PC6H14 है। ठीक है। और दाब में जो कमी है वो x के बराबर है, दाब में होने वाली जो कमी है वो x के बराबर है। तो PN2 और जो PC6H14 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x लिख सकती हूँ, क्योंकि दाब में होने वाली कमी किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अब आप देखिए कि जो एजो आइसोप्रोपेन का आंशिक दाब क्या होगा, जो उसका प्रारंभिक दाब था और जो कमी हुई है उसके बराबर होगा। तो PA क्या हो गया, P0 माइनस एक्स। अब आंशिक दाब के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो सबके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। तो ये टोटल प्रेशर तीनों के पार्शियल प्रेशर के बराबर हो गया। अब तीनों के पार्शियल प्रेशर की आप वैल्यू रख दीजिए। PN2 P6H14 की वैल्यू क्या है, XX, और जो PA की वैल्यू क्या है, P0 माइनस एक्स। इससे आपको x की वैल्यू पता चल गई। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जो PA है एजो आइसोप्रोपेन का पार्शियल दाब वो किसके बराबर है, P0 माइनस एक्स के बराबर। आपने ऊपर भी देखा था कि हमने क्या देखा था कि P0 माइनस एक्स के बराबर है PA का पार्शियल दाब। तो x की वैल्यू अगर रखेंगे तो हमें PA की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें एजो आइसोप्रोपेन के पार्शियल दाब की वैल्यू पता चल जाएगी। चूँकि एजो आइसोप्रोपेन की प्रारंभिक सांद्रता A प्रारंभिक दाब P0 के समानुपाती होगा। हम ये मानते हैं कि जो गैस की सांद्रता को हम उसके प्रेशर के इनिशियल बराबर कर देते हैं। तो जो हम A अपॉन
A-X लिखते थे तो A की जगह तो हम उसका इनिशियल पार्शियल प्रेशर रखेंगे, वो क्या हो जाएगा P0। ठीक है, A-X वो किसी T समय पर उसका पार्शियल प्रेशर रखेंगे तो A-X किसके बराबर हो जाएगा, T समय पर उसका पार्शियल प्रेशर क्या है PA। इन दोनों की वैल्यू अगर हमने रख दी P0 और PA की तो हमें K की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो गैसियस रिएक्शंस हैं उसके लिए आपको सांद्रता की वैल्यू नहीं दी जाएगी, आपको पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दी जाएगी और उसी से आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबके पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, फिर टोटल प्रेशर में से पार्शियल प्रेशर माइनस करके आप क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इस आधार पे पी ए और पी नॉट की वैल्यू निकाल के आप रेट कांस्टेंट के समीकरण में रखेंगे और आप फिर उस गैसियस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो एग्जांपल हो गया गैसियस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। अब स्टूडेंट हम दूसरे टाइप की रिएक्शंस देखते हैं। वे रिएक्शंस जो सॉल्यूशन में होती है उसमें से पहली रिएक्शन का एग्जांपल है इक्षु शर्करा का प्रतिपन। मतलब ये शुगर केन में पाई जाने वाली शुगर होती है, इसका जो इन्वर्जन होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। आप देख रहे हैं कि शुगर के वाटर से हाइड्रोलाइसिस हुई, एसिडिक कंडीशन में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला, इसे इन्वर्जन ऑफ शुगर कहा जाता है, एसिडिक कंडीशन में होती है। आपको यहाँ पे दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं क्योंकि जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन होती है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, रिएक्शन के दौरान परिवर्तित नहीं होती है, तो हम इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो केवल शुगर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस जो रिएक्शन का जो स्टडी है वो पोलरीमीटर से एंगल ऑफ रोटेशन को मेज़र करके किया जाता है, ना कि कंसंट्रेशन चेंज के आधार पे किया जाता है। और ये देखा गया कि जो रोटेशन में होने वाला परिवर्तन, जितना ज़्यादा रोटेशन में परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा, अपघटित शर्करा की मात्रा के समानुपाती होगा। मतलब जितना ज़्यादा एंगल में रोटेशन आएगा हम ये मान सकते हैं कि शुगर की उतनी ज़्यादा डिकम्पोज हो गई होगी, उतनी सांद्रता खर्च हो गई होगी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो पोलरीमीटर है उसके T=0, मतलब रिएक्शन जब शुरू नहीं हुई है तब एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू जो होती है वो R0 है। किसी समय T पर RT हो जाएगी और जब अभिक्रिया पूरी हो जाएगी तो R इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो उसकी प्रारंभिक सांद्रता है वो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, किसी T समय पर सांद्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 माइनस RT होगी। तो अब इसकी वो मात्रा जो कि T समय पर जो शुगर की बचेगी वो क्या हो जाएगी, A-X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 माइनस R इनफाइनाइट माइनस R0 माइनस RT। ये आ गई इसकी किसी समय T पर सांद्रता, ये इक्वेशन आ गई। और फिर उसके आधार पे आप R0 और R0 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो RT माइनस R0 बचेगा। तो आप इसका मान इस इक्वेशन में रख दीजिए, A-X का मान। ए का तो आपको पता है, ए को आप किसके R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे तो आप रखेंगे तो ये हो जाएगा K1 = 2.303/2 log R0 माइनस R इनफाइनाइट अपॉन RT माइनस R इनफाइनाइट। तो अगर आपको सॉल्यूशन में जैसे शुगर के इन्वर्जन की अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। R0 है, T=0 पर एंगल ऑफ रोटेशन R इनफाइनाइट है, जब रिएक्शन ख़त्म हो गई है तो एंगल ऑफ रोटेशन RT है, किसी पर्टिकुलर टाइम T पर एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है वो एस्टर की हाइड्रोलाइसिस का एग्जाम्पल है। एस्टर की हाइड्रोलाइसिस जब एसिडिक कंडीशन में कराई जाती है तो जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है क्योंकि वही वाटर एज अ सॉल्वेंट काम करता है, बजाय कि रिएक्टेंट के इसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है। इसे हम सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई कि केवल एस्टर की ही सांद्रता परिवर्तित हो रही है।
तो ये रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। चूँकि इसमें एसिटिक अम्ल उत्पन्न होता है, तो अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन समय समय पर अभिक्रिया का मिश्रण का एक निश्चित मात्रा निकाल के और NaOH के साथ इसका टाइट्रेशन किया जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि कितना एसिटिक एसिड बन गया। जितना एसिटिक एसिड बन गया इसका मतलब है उतना एस्टर खर्च हो गया। तो टाइम टाइम पर हम इस तरह का वो कैलकुलेशन करते जाते हैं। किसी भी समय पर प्रयुक्त होने वाले क्षार की मात्रा उस समय तक अपघटित हुई एस्टर की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब जितना प्रेसिपिटेशन में बेस ये काम में लिया जाएगा, मतलब उतना एसिड बन गया है, और जितना एसिड बन गया है मतलब कि उतना एस्टर डिकम्पोज हो गया है, एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो आप देखिए P0, PT और P इनफाइनाइट, ये टाइम 0, टाइम T और अभिक्रिया के समाप्त होने पर आयतन है। तो आपका जो K1 का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 2.303 अपॉन T लॉग V इनफाइनाइट माइनस V0 अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर एस्टर हाइड्रोलाइसिस जैसी रिएक्शंस है या रिएक्शन सॉलिड सॉल्यूशन में हो रही है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है उसमें जो काइनेटिक्स फॉलो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है उसमें क्या काइनेटिक्स फॉलो होती है। तो ए प्रोडक्ट में बदल रहा है। जब हम इंटीग्रेशन रेडियो एक्टिव इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हम रेट कांस्टेंट का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग N0 अपॉन NT है। N0 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की जो प्रारंभिक संख्या होती है और NT है किसी टाइम T पर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की प्रारंभिक की संख्या। तो अगर आपको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगानी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको N0 NT की वैल्यू दे रखी होगी, आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। आप इस आधार पर हाफ लाइफ भी याद कर सकते हैं कि हाफ लाइफ क्या होगी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की, तो या उसकी बची हुई मात्रा निकाल सकते हैं हाफ लाइफ के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल NT इज इक्वल टू N0 1/2x। x हो गया दिया गया समय अपॉन अर्धायुकाल। जैसे अगर अर्धायुकाल 8 है और समय 8 मिनट है और समय 16 मिनट दे रखा है तो x की वैल्यू क्या रख देंगे 2। तो आपको T टाइम पर बचे हुए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या पता चल जाएगी अगर आपको N0 दे रखा हो। तो ये बच्चों ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिए। x क्या होता है और N0 क्या होता है, NT क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैस में भी हो सकती है, सॉल्यूशन में भी हो सकती है और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में भी हो सकती है। अलग अलग कंडीशन में होने वाली रिएक्शन के लिए हम रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस होती है उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स लेते हैं। जैसे कहीं हम एंगल ऑफ रोटेशन लेते हैं, कहीं हम वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन लेते हैं, ये वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन लेते हैं, कहीं हम प्रेसिपिटेशन में काम आने वाला वॉल्यूम लेते हैं, और कहीं हम अगर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है तो हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या लेते हैं। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।